नमस्कार। देश का बजट आ चुका है और इस बजट में कई सारे यहाँ पर ऐसी चीजें सामने आई जिसको लेकर शायद आपके मन में कुछ डाउट हो, शायद कोई ना कोई आपके मन में सवाल हो। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए, इन्हीं सवालों को समझने के लिए, जानने के लिए आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। सर, आपका स्वागत है, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। अनुराग जी, देखिए, मैं पहले आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि इस इंटरव्यू का जो मकसद है वो ये है कि अगर जनता के मन में कोई भी डाउट है तो उसे देश के वित्त राज्य मंत्री, जो कि पूरे कोविड में जनता और सरकार के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते रहे हैं, उनसे बेहतर कोई हमें नहीं क्लियर कर सकता है। तो मैं इसीलिए आपसे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सारे सवाल पूछूंगा। सर, मैं प्रयास करता हूँ इन 15 मिनट में सब कुछ समझा पाऊँ जितना हो सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अनुराग सर, ये बड़ा क्लियर है कि ये एक पॉपुलिस्ट से ज़्यादा एक फाउंडेशन वाला बजट है और ये कंटिन्यूटी है जो आपने कोविड के दरमियान जो पैकेजेस दिए, जिस तरीके से इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की। लेकिन आपके अनुसार इस बजट का थर्स्ट क्या है और ये किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है? देखिए, महामारी के समय दुनिया भर के सामने चुनौती है कि अर्थव्यवस्था को कैसे बचाना है, लोगों की जान को कैसे बचाना है। और इस महामारी के समय मोदी सरकार ने सबसे पहले जान को बचाने का काम किया। जान है तो जहान है। कोविड से लड़े, मृत्यु दर दुनिया की सबसे कम रही। और फिर हम आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए जिसमें हमने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम भी किया, जान भी और जहान भी। और आप पिछले 4 महीने में देखेंगे जीएसटी कलेक्शन भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुई और जनवरी महीने में रिकॉर्ड 1,20,000 करोड़ हुई। तो हमारे सामने चुनौती थी कि आखिर इस बजट में क्या दिया जाए। तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा खर्चा करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 5.5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा होगा, जो लगभग 34.5% ज़्यादा है, वृद्धि है उसमें। इससे कुल मिलाकर पता चलता है कि इससे रोजगार भी उत्पन्न होगा, अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी और मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है कि 2.5 गुना ज़्यादा ये घूमेगा, उसका भी लाभ मिलेगा। जैसे जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही बजट 2,24,000 करोड़ के लगभग किया है, जो 137% ज़्यादा है। यानी कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ की चालू करने वाले हैं। सड़कें बनाने के लिए 1,18,000 करोड़ दे रहे हैं, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ दे रहे हैं। वहीं पर नई बसें 20,000 से ज़्यादा खरीदी जाएं तो उसके लिए भी प्रावधान होगा। और दूसरी ओर एक बड़ा लाभ ये होने वाला है कि इसके साथ साथ जो स्क्रैपेज पॉलिसी लाएं तो 20 साल पुरानी गाड़ी आप अपनी स्क्रैप कर सकते हो, कमर्शियल व्हीकल 15 साल के बाद कर सकते हो। सरकार की ओर से मदद भी मिलेगी, आप नई गाड़ी लेंगे, प्रदूषण भी कम होगा। ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी उसमें की हैं। और किसानों के लिए जहां एक और पीएम किसान निधि में 65,000 करोड़ का प्रावधान किया, वहीं पर दूसरी ओर हमने मनरेगा में 73,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कांग्रेस के समय से दुगना ज़्यादा है। ये सारे दिशा इस तरफ है, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर खर्च किया है, दूसरी ओर बैंकों की क्षमता बढ़ाई है, डीएफआई बनाने का काम कर रहे हैं ताकि एमएसएमई को लाभ मिले, मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से भी बल मिले। प्लग एंड प्ले मॉडल में टेक्सटाइल पार्क आएंगे जिससे 60 टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा और इसमें निवेश भी होगा। इसी तरह से बल्क ड्रग पार्क आएंगे जहां पे दवाइयों की रॉ मटेरियल बनेगा। फिर मेडिकल डिवाइसेस डायग्नोस्टिक सेंटर्स आएंगे जिसके कारण यहां पर और निवेश होगा और भारत में ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अनुसार यहां पर मेडिकल डिवाइसेस बनने की भी शुरुआत होगी। जी अनुराग जी, क्योंकि आपने बताया आपके पास सिर्फ 15 मिनट है और मेरे पास थोड़े से ज्यादा सवाल हैं, तो मैं बहुत तेजी से अब कुछ सवाल पूछूंगा। सर, आपने कई सारी स्कीम्स ये सरकार लेकर आ रही है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो लोगों के हित में हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 125 से ज़्यादा स्कीम्स हैं, लेकिन ये स्कीम टाइम पर डिलीवर करें, इसके लिए क्या एक्शन प्लान होगा? देखिए, कंप्लायंस इस सरकार में पहले से बेहतर हुआ है, अकाउंटेबिलिटी भी तय की है और हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है, पोर्टल है, उस पर भी हम पूरी तभी राज्यों को अगली किश्त देते हैं जब तक वो पिछला पैसा खर्च करते हैं। इससे राज्यों में स्पेंडिंग क्षमता भी बढ़ी है और इस बार भी सबको पता है कि हमने एफआरबीएम एक्ट में छूट देकर जो राज्यों को 3% से ऊपर बढ़कर 5% तक पैसा लेने की बात कही थी,
बहुत सारे राज्यों ने वो बदलाव भी किए हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ की बात हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, पावर सेक्टर की बात हो, जो 3-4 क्षेत्रों में बदलाव करने थे, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, तो 0.5 पॉइंट्स सब पे 0.25 पॉइंट्स मिलने थे, तो 1% उसका मिलना था और 1% ओपन मिलना था। तो राज्यों ने उसको भी लिया है, राज्य भी स्पेंड कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी 34.5% ज़्यादा और खर्च करने वाली कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये स्कीम्स के माध्यम से जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, आप देखेंगे हमने महामारी के समय भी 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च उस पर अभी तक कर लिया है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी क्षमता बढ़ रही है खर्च सर मैं और ये आगे और बढ़ेगी। जी सिस्टम ऐसे तय करेंगे कि और खर्चा। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सर, अभी अभी TV9 ने एक बंगाल कॉन्क्लेव किया, तो वहां पर एक हमारे साथ जुड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वाटर टैप्स के लिए बंगाल की सरकार को हमने कमिटमेंट दिया, हमने पैसा भी दिया, लेकिन उन्होंने उसका हाफ अमाउंट यूटिलाइज किया, उनके हित में बावजूद इसके हाफ अमाउंट यूटिलाइज किया। अब हेल्थ सेक्टर में आपने करीब 137% का हाइक दिया है, जो कि सबसे जरूरी है अभी, लेकिन अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा स्टेट लेवल पर, इसके लिए क्या किया जाएगा सर? इसके लिए सबसे पहले तो 2-3 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जो अब तक वहां पे ममता जी रुकावट लाती हैं, मैं हर स्टेट की केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर पाती। जी सॉरी, मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूं सर, बंगाल एग्जांपल था बस। नहीं, चलिए हर स्टेट की बात कर लेते हैं। तो हर राज्य में राज्यों को ही लाभ है कि जितनी ज़्यादा केंद्र की योजनाएं मिले तो राज्य का उतना अपना खर्चा कम होता है। और केंद्र का फोकस कहाँ पर है? हेल्थ केयर पर है। स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी तो कौन राज्य नहीं चाहेगा। अब ममता जी ने आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया तो बंगाल के लोगों का नुकसान हुआ। PM किसान सम्मान निधि नहीं लागू किया तो बंगाल के किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम तो राज्यों की मदद कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर हम विश्वास रखते हैं जी। लेकिन अगर राज्य ही संकोच करते हो पैसा खर्च करने में, तो उसमें तो वहां की जनता को भी थोड़ा जागरूक रह के जवाबदेही राज्य की सरकारों की तय करनी पड़ेगी। सर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप बहुत हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन भारत में अक्सर 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, पहला क्वालिटी और दूसरा करप्शन। इस पर कैसे काम होगा? देखिए, हमने इनकम टैक्स में तो पहले ही फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील ले आए हैं, जिससे अब इंटरफेस ही खत्म हो गया कर देने वाले को और कर लेने वाले अधिकारी के बीच में। इससे एक बहुत बड़ी राहत मिली है। दूसरा, हमने अब ये किया है कि जो 6 साल पुराने केस भी खोल देते थे, अब वो नहीं खोल पाएंगे, केवल 3 साल पुराने ही खोल पाएंगे। दूसरा, 50 लाख से ज़्यादा का होकर 10 साल पीछे भी जाना पड़ेगा, तब भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो सबसे बड़ा अधिकारी उस क्षेत्र का है, उसकी अनुमति के बाद ही खोल पाएंगे। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा, तुरंत कस्टम हमने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में लेकर आए, उससे पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस और बॉर्डरलेस हम ये प्रावधान भी वहाँ पर लेकर आए हैं। बिल ऑफ लेडिंग वहाँ पे फाइल करते हैं, क्लियर हो जाता है, देश के किसी दूसरे कोने में बैठा कस्टम का अधिकारी उसको क्लियर करता है। तो इस तरह से हम लगातार पारदर्शिता कामकाज में ला रहे हैं, जिससे कि व्यापारी को लाभ मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट जल्दी इंप्लीमेंट हो, हम कोर्ट्स के माध्यम से भी और बाकी सब भी वो प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमने अनाउंसमेंट की है कि एक प्रावधान तय किया जाएगा कि जहाँ पे ऐसी मुश्किलें हों वहाँ पर कहीं एक जगह बैठकर उसकी समस्या का हल निकाला जा सके। ये तो बड़ा पॉजिटिव नोट है सर, लेकिन मैं एक जो बजट में एक चीज़ जो इसको कहते हैं कि बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि आपने एजुकेशन सेक्टर पर बहुत फोकस किया, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया, लेकिन हर चीज़ में हर एक के मन में एक डाउट होता है कि स्किल डेवलपमेंट आज के दौर के हिसाब से उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, इसको लेकर बजट में क्या कुछ आप लाइट थ्रो कर सकते हैं? देखिए, एक तो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि जैसे UAE से हम लोगों ने टाई अप किया है, जो हमारे स्किल सेक्टर है उसमें जो किस तरह की स्किल्स चाहिए उसके पैरामीटर्स तय करके एक वो भी लाभ मिलेगा। वहाँ हमारे लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे उन देशों में। जापान के साथ हमने किया और बाकी देशों के साथ और टाई अप करने वाले हैं। तो दुनिया का जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, इंडिया शुड बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड वर्क फोर्स। हम दुनिया को यहाँ से सबसे अच्छी स्किल मैन पावर भी दें और भारत की कंपनियों को भी दें, ऐसा हमारा प्रयास है।
इसीलिए लाखों लोगों को प्रति साल उसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उनको हुनर दिया जाता है ताकि वो देश और विदेश में जाकर अपना योगदान दे सकें। जी सर, एक आंकड़ा मैं आपसे शेयर करूंगा और आप प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन उसका जो मर्म है वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है वो करीब 700 मिलियन टन फूड प्रोडक्शन है और हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 85 मिलियन टन की है। काफ़ी फूड जो है वो वेस्ट होता है। ये वेस्टेज और इस गैप को भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा निशान जी। आखिरकार पिछले 70 वर्षों में कृषि, एग्रीकल्चर, जो कृषि से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्यों नहीं खड़ा हो पाया? क्योंकि सरकारों ने उस तरह से काम नहीं किया। मोदी जी आए हैं जहां एक और उन्होंने पहले किसानों को सम्मान निधि दी, फसल बीमा योजना करा के दिया, किसानों को आय बढ़ाने के लिए लागत प्लस 50% ये भी लागू कर दिया, दाम भी ज़्यादा अच्छे दिए, खरीद भी एमएसपी में कांग्रेस के मुकाबले 2.5-3 गुना ज़्यादा की। तो अब क्या ज़रूरत है? अब है कि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो सड़ने गलने वाले पदार्थ हैं, इनको भंडारण की क्षमता कैसे दी जा सकती है, चाहे भंडारण की हो या शीतगृह भंडारण हो, कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज की फैसिलिटी हो। इसके लिए हमने अब क्या किया, सेस लगाने जा रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के रूप में जाना जाएगा। अच्छा। जो हम विदेश से कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं, कुछ आइटम्स पर 15 के लगभग आइटम्स पर हम वो सेस लगाएंगे और जो पैसा उससे हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा होगा उससे किसानों के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करके देंगे ताकि कृषि के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी प्रोड्यूस है, उनको हम वहाँ पर भंडारण की क्षमता उनको लिए बनाकर दे सकें। इससे चीज़ें सड़ेंगी गलेगी भी नहीं और किसान को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा कि जब मार्केट में दाम अच्छा मिले तब वो बेच सके। दूसरा, हम एपीएमसी को और मजबूत करने जा रहे हैं। जैसे हमने पहले 1000 मंडियों को जोड़ा था, अब हम 1000 और एपीएमसी को ई नैम सुविधा के साथ जोड़ने वाले हैं जिससे किसानों को और लाभ मिलेगा। जी सर, ये तो अपने आप में एक रेवोल्यूशन हो जाएगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई टाइम फ्रेम भी डिसाइडेड है? निश्चित तौर पर 4 सालों में हमें इसको करना है, 4-5 सालों में। सर, एक चीज मन में आ रही है वो ये है कि और 1 लाख करोड़ रुपया तो हमने निशान जी 1 लाख करोड़ रुपया हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पहले ही घोषणा कर दी थी, आपको याद होगा, आत्मनिर्भर पैकेज के समय। जी अनुराग सर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन ना हो। इस देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें से एक चीज जो है वो मन में आ रही है बार बार, हालांकि उससे पहले मैं उसका प्रिल्यूड जो मैं है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है एनपीए की रिकवरी को लेकर। वो जो आपने बताया है कि एक सेपरेट एजेंसी बनेगी जो बैड एसेट्स को टेक केयर करेगी, लेकिन साथ में एक और चीज है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। अब जिन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट की देश में शुरुआत की वो ये सवाल रख रहे हैं कि, मैं अंग्रेजी में कोट करता हूं, they are ensuring that public sector banks are bleeding till they are sold off to private companies. इस पर आपका रिएक्शन? मैं पहली बात तो ये कहूं, अगर बैंक कोई अच्छा नहीं चल पा रहा तो ये कहां से न्याय होगा कि देश की जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के माध्यम से आता है या भारत सरकार कर्जा लेकर उन बैंकों की कैपिटलाइजेशन करती रहे। बैंकों को डुबाने का काम इन्हीं पूर्व वित्त मंत्री जी ने किया था। जब हमारी सरकार ने आके एसेट क्वालिटी रिव्यू करवाए, सही एनपीए जनता के सामने रखे और 5 लाख करोड़ रुपए हमने बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूजन किया, तब जाकर भारत के बैंक खड़े हो पाए। पीसीए फ्रेमवर्क से तो तब निकले हैं। और अब अगर हम उनको अपने पांव पर खड़ा करने के बाद कहते हैं कि इनमें से 2 बैंकों को और 1 इंश्योरेंस कंपनी को बेचा जाएगा, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें उनके कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बैंकिंग व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, जो नया खरीदार आएगा वो उसको और मजबूत करेगा। आखिर सरकार उस दृष्टि से नहीं चला पाई या बैंक नहीं चला पाए तो उसमें कहां से न्याय है? वैलिड पॉइंट। मुझे लगता है आम जनता का पैसा ठीक जगह निवेश होना चाहिए, इसलिए हमने वो कर रहे हैं। सर, एक और परसेप्शन है, वो परसेप्शन ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा टैक्स्ड होते हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको कम टैक्स किया जाता है। अगर ये परसेप्शन है तो इसको कैसे, इसके ऊपर काम किया जा रहा है या फिर ये परसेप्शन गलत है? आपका टेक इस पर?
देखिए, दुनिया भर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट जितना है, आपको उसके मुकाबले अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट अच्छा रखना पड़ेगा, कम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, ताकि दुनिया भर की कंपनीज यहाँ पर निवेश करें। आपको रोजगार भी उत्पन्न करना है। दूसरा, जब उन कंपनी से कोई इंडिविजुअल भी कमाता है तो उसको टैक्स तो देना पड़ता है। कंपनी अलग टैक्स देती है, डिविडेंड अलग जाता है, इंडिविजुअल उससे कमाता है वो अपना इनकम टैक्स अलग देता है। अलग अलग चरणों में टैक्सेशन का उसका किया गया है। और भारत में निवेश ज़्यादा हो, इसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स भी हम लेकर आए। 1,97,000 करोड़ रुपये का उसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स रेट को हमने कम किया ताकि जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने उसको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़े। इससे निवेश ज़्यादा होगा, युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न होगा। इसमें बुराई क्या है? जो उद्योग यहाँ पर है ही नहीं, आएगा तो उससे रोजगार भी मिलेगा और टैक्स भी मिलेगा। ठीक है अनुराग सर, मुझे बताया गया है समय बहुत कम है। मेरे 2 सवाल हैं और आप इसको प्लीज़ उस समय में प्लीज़ जवाब दे दें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। पहला तो कि अभी सितंबर 2020 में लोकसभा में ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से कि 1.06 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो अपने होम टाउन चले गए, और ये भी कहा गया कि जो 21 मिलियन सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं। तो मेरा पहला सवाल यह है कि इनको वापस लाने के लिए, इनके जॉब्स के लिए इस बजट में क्या है? और दूसरा सवाल यह है कि जो कंपनी चाइना से भारत आना चाह रही हैं, एक रिपोर्ट हमने पढ़ी कि वो वियतनाम भी जा रही हैं, बहुत सारी कंपनीज भारत में नहीं आ रही हैं, इनको लाने के लिए इस बजट में क्या है? ये 2 सवाल हैं सर। देखिए, पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, इसीलिए FDI भी रिकॉर्ड पिछले कुछ महीनों में कोविड के समय भी आई। दूसरा, देखा जाए जो हमारी स्कीम्स है उसका लाभ भी मिल रहा है। मोबाइल में हमारी केवल 2 कंपनियां थी, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बन चुके हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में लोग निवेश करेंगे। 10 सेक्टर्स उसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा जो 60 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे वहाँ पर भी लाखों लोगों को रोजगार के अवसर होंगे। इसी तरह से जो बल्क ड्रग पार्क आ रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक पार्क आ रहे हैं, उसमें भी हज़ारों लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ये सारी योजनाएं बड़ी बहुत ज़्यादा रिसर्च, प्लानिंग और इंडस्ट्री की फीडबैक लेने के बाद की गई हैं, जिससे रोजगार उत्पन्न होंगे। और इसमें मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग अपने कर्मचारियों को वापस रख रहे हैं उनमें उनका EPFO का, कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, 2 साल तक देने वाली है। इसलिए लोग वापस अब अपने लोगों को काम पर रख रहे हैं जो गए भी थे। अनुराग बहुत सर, बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। TV9 के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।